हेलो स्टूडेंट्स, अपन जो अभी बैलेंस डाइट पढ़ रहे हैं उस बैलेंस डाइट में मैंने आपको अभी तक जो पढ़ाया है वो मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा दिया है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बैलेंस डाइट क्या होती है, उसकी परिभाषा लिखवा दी थी। और साथ के अंदर बैलेंस डाइट में मैंने आपको उसका अर्थ, परिभाषा, महत्व, संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक और दैनिक विभिन्न समूहों के लिए दैनिक भोज्य तत्वों की प्रस्तावित मात्रा, मतलब कि एक दिन में एक व्यक्ति को अधिक परिश्रम करने वाले, मध्यम परिश्रम करने वाले और कम परिश्रम करने वाले व्यक्ति, और साथ के अंदर धात्री माता, गर्भवती माता, शिशु, इन सब के लिए एक दिन की भोज्य तालिका का मैंने आपको पीडीएफ और नोट्स भी भेज दिए हैं, और साथ के अंदर मैंने लेक्चर के थ्रू भी आपको समझा दिया था। अब अपन विभिन्न समूहों के लिए संतुलित आहार का संगठन जो अपन ने पढ़ा था, तो उसमें भी अपन ने कैलोरी, वसा, विटामिन और जितनी भी चीज़ें होती हैं, विटामिन डी, विटामिन बी, अब विटामिन के बारे में पढ़ रहे हैं, राइबोफ्लेविन, नियासिन, यहाँ तक अपन ने अभी तक पढ़ाई कर ली थी। अब जो अपन पढ़ने जा रहे हैं, जो कि मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको भेजा था, आज मैं डायरेक्टली आपको लेक्चर दे रही हूँ इस तरह से, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आप इसके नोट्स भी निकाल सकते हैं। तो विटामिन बी, सबसे पहले अपन अब आते हैं फॉलिक अम्ल पर, जिसकी एक स्लाइड मैंने आपको भेजी थी, मतलब उसी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, जो कि जिसमें मैंने आपको नियासिन के बारे में बताया था। तो फॉलिक एसिड या उसे फॉलिक अम्ल भी कहते हैं, वो क्या होता है? फॉलिक अम्ल को फ्री फॉलिक एसिड के रूप में व्यक्त किया गया है। इसे यूजी में मापा जाता है। रक्त अल्पता, मतलब एनीमिया जिसको हो जाता है, रक्त की कमी जिसको हो जाती है, से बचाव के लिए फॉलिक एसिड अत्यावश्यक है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्चेस के भोज्य विशेषज्ञों ने किशोरों, स्त्रियों तथा पुरुषों के लिए 100 ग्राम यूनिट ग्राम, धात्री मात्रा के लिए 150, गर्भवती माता के लिए 400 और शिशुओं के लिए 25 यूनिट ग्राम प्रतिदिन एक विटामिन की दैनिक प्रस्तावना की है। मतलब उन्होंने ये बताया है कि किनको एक दिन के अंदर फॉलिक अम्ल की कितनी आवश्यकता होती है, ये बताया है। जैसे पुरुषों के लिए 100 मैं बता रही हूँ, माता के लिए धात्री माता जो कि दूध पिलाने वाली माता 150, गर्भवती माता 400 और शिशुओं के लिए 25 प्रतिदिन इस विटामिन की प्रस्तावना की है कि इतना तो उनको लेना ही चाहिए। बालकों के लिए 30 से 60 प्रति यूनिट जो होता है, वो एक दिन में विटामिन मतलब फॉलिक अम्ल की ज़रूरत होती है। फॉलिक अम्ल किस में पाया जाता है? जैसा कि मैंने सब में बताया कि उनकी कमी से क्या हानियाँ होती हैं, या क्या ज़्यादा ले लें तो क्या हानियाँ होती हैं, कम लें तो क्या ज़्यादा लें तो क्या हानियाँ होती हैं, और इस तरह से और इसको अगर सामान्य स्थिति में लें तो किस तरह की उससे उसको क्या फ़ायदा मिलता है, ये मैंने आपको बताया था। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है रक्त अल्पता। इसमें फॉलिक अम्ल की बहुत आवश्यकता होती है, और मैंने हर चीज़ में आपको ये बताया कि वो किस में पाया जाता है। तो फॉलिक एसिड जो होता है, जिसे फॉलिक अम्ल भी कहते हैं, वो हरे पत्तेदार सब्जियों, यकृत, जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं, तो उसमें जो भी नॉन वेज खा रहे हैं उसका जो लीवर होता है या यकृत होता है, उसमें दाल एवं मांस में प्रचुर मात्रा में ये उपलब्ध रहता है। तो ये आपका हुआ फॉलिक एसिड। अब अपन आते हैं विटामिन B12 या विटामिन B12 पर आते हैं। ये भी विटामिन का ही एक पार्ट है।
यह विटामिन केवल प्राणिज भोज्य पदार्थों में ही पाया जाता है, जैसे दूध, मांस, मछली। अब आप कहेंगे कि दूध तो प्राणी ही नहीं होता है, लेकिन देती तो उसको गाय या भैंस ही है ना, या बकरी, या जो भी है जिसका भी दूध आप लोग पीते हैं, तो वही दूध जो होता है ये भी एक तरह से प्राणी के द्वारा ही अपन को प्राप्त होता है। इसकी खेती अपन नहीं कर सकते हैं। मांस, मछली, अंडा और यकृत में पाया जाता है, और जो वनस्पतिक भोज्य पदार्थ में इसका पूर्णतः अभाव होता है। विटामिन B12 के अवशोषण के लिए आमाशय में इंट्रिंसिक फैक्टर का रहना आवश्यक है। यह फैक्टर जठर रस में उपस्थित रहता है। इसे भी जिस यूनिट से नापा जाता है, इसकी कमी में से पर्नीसियम रक्तअल्पता बहुत भयंकर रक्तअल्पता होती है, वो हो जाता है। लेकिन आप कहेंगे हम तो मांस खाते ही नहीं है, नॉन वेजिटेरियन है, तो उसके भी सब्स्टिट्यूट होते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने के भोज्य विशेषज्ञों ने वयस्क स्त्री, गर्भवती माता तथा वयस्क पुरुष के लिए 1 यूनिट ग्राम पर डे इस विटामिन की आवश्यकता बताई है। धात्री माता के लिए 1.2 प्रतिदिन इस विटामिन की ज़रूरत होती है। शिशुओं के लिए 2, बालकों और किशोरों के लिए 2.1.0 पर डे प्रतिदिन। मतलब जितना भी अपन एक दिन की तालिका बनाते हैं खाने की, कि अभी अपन को सुबह नाश्ते में क्या करना है, फिर अपन को लंच में क्या करना है, दोपहर में अपन को क्या खाना है, फिर शाम को अपन को दूध या चाय के टाइम पे क्या खाना है, रात को अपन को क्या खाना है, कौन सा फ्रूट्स खाने हैं, कौन से सब्जियां खानी है, ये सब जो होता है वो प्रतिदिन एक दिन की आहार तालिका के अंदर सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, तभी इसकी पूर्ति हो सके है। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में अपन ने, एक दिन तो अपन ने, एक महीना तो अपन ने बहुत सारी चीज़ें खा ली कि अपन खाते गए विटामिन B12 की चीज़ें, फिर बाद में नहीं, ऐसा नहीं होता। इससे उसकी कमी भी हो सकती है। इसलिए सबको बैलेंस रूप में, इसीलिए इसको संतुलित आहार कहा गया है, खाना चाहिए। तो प्रतिदिन की आवश्यकता इस प्रकार बताइए। अब अपन आते हैं विटामिन C पर। विटामिन C इज़ वेरी कॉमन। अभी कोरोना के टाइम भी कहा था कि एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं इसे, कि एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से टैबलेट्स भी मिलती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हर खट्टी चीज़ के अंदर विटामिन C की मात्रा होती है, और भरपूर मात्रा होती है। जैसे आंवला, अमरूद, संतरा, मौसमी, नींबू, इनमें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है। आंवला एवं अमरूद विटामिन C प्राप्ति का उत्कृष्ट स्रोत है, सबसे ज़्यादा इनमें पाया जाता है। आंवला देखिए कितना सस्ता भी होता है, अमरूद भी इतना सस्ता होता है। आंवला का तो लोग अचार भी बना के रखते हैं, उसका जूस भी पीते हैं, और आंवला कच्चा भी खा लेते हैं। सब्जी भी बनती है इसकी, अमरूद की भी सब्जी बनती है, और डायरेक्ट अमरूद भी अपन खाते हैं तो वो अपन को बहुत अच्छा लगता है, स्वादिष्ट होता है। तो और इन दिनों अमरूद सर्दियों में आते भी बहुत अच्छे हैं, तो खाना चाहिए जिससे कि विटामिन C की पूर्ति हो सके। आहार में इनकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। अब ये स्कर्वी रोग है, पेलिग्रा है, बेरी है, इन सब के बारे में, रिकेट्स है, इनके बारे में मैं आपको पूर्व में बता चुकी हूँ। शरीर की रोधक क्षमता, जो इम्यूनिटी पावर होती है, मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता, अगर इसकी कमी हो तो कमी होने पर इम्यूनिटी पावर भी कम हो जाता है। मसूड़े पीले पीले से हो जाते हैं, और होंठ भी फटने लगते हैं, और साइड जो होठों के साइड के अंदर जो होता है वो भी कटने लगते हैं। तो इसका मतलब है ये सिम्टम है एक तरह का कि विटामिन C की कमी हो गई है। कई बार होता है छाले होते हैं, तब भी कहते हैं विटामिन C लो। और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्चेस के भोज्य विशेषज्ञों ने शिशु, बालकों, वयस्क स्त्री एवं पुरुषों तथा गर्भवती माताओं के लिए 40 मिलीग्राम प्रतिदिन इस विटामिन की दैनिक आवश्यकता बताई है।
मतलब पूरे दिन की आहार तालिका में 40 मिलीग्राम तो विटामिन सी होना ही चाहिए। और कई लोग जूस पीते हैं और कहते हैं कि भाई आजकल तो बहुत मौसमी आ रही हैं, बहुत संतरे आ रहे हैं, कीनू आ रहे हैं, तो उनका जूस पीते हैं। तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन बेस्ट ये रहता है कि अपन उसको डायरेक्ट खाएं, क्योंकि उससे अपन को रफेज जो होता है वो भी अपन को मिलता है, जो कि अपने आमाशय की सफाई काम करता है। धात्री माता को 80 मिलीग्राम प्रतिदिन विटामिन सी की आवश्यकता है। और विटामिन सी आपको बताऊं, अंकुरित अनाजों एवं दालों में भी विटामिन सी की मात्रा बढ़ जाती है। जैसे दाल है, उसको अपन अंकुरित करते हैं तो विटामिन सी की मात्रा तो बढ़ती है, साथ में आयरन की मात्रा भी बढ़ती है, तो रक्त अल्पता भी इससे दूर होती है। अब अपन आते हैं खनिज लवण या मिनरल्स पर। मिनरल्स कई प्रकार के होते हैं, जो कि अस्थियों, दांतों, रक्त, हार्मोन आदि के निर्माण के लिए खनिज लवण या मिनरल्स भी कहते हैं इन्हें, अत्यंत आवश्यक होते हैं। ये सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ, जिसे कहते हैं ना प्रोटेक्टिव फूड, होते हैं जो शरीर को विभिन्न रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। साथ ही निर्माणात्मक भी होते हैं, मतलब शरीर में अगर कहीं टूट फूट हो गई है, कोई लिगामेंट टूट गया है, कोई और तरह की टूट फूट हो गई है, तो उसका निर्माण करने का कार्य भी खनिज लवण करते हैं। खनिज लवण जो होते हैं निर्माणात्मक तो होते ही हैं। हमारे शरीर में कई प्रकार के खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। इनमें से कुछ बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जिनके बारे में मैं आप बताती हूँ। जैसे पहला नंबर है कैल्शियम, जो कि आप इस पेज पर देख रहे हैं। कैल्शियम ये जो होता है, आपने देखा होगा कि कई जो लेडीज़ होती हैं वो कैल्शियम बहुत ज़्यादा, कैल्शियम डॉक्टर कहता है आपकी हड्डियों में कमी है, आपके दांत खराब हैं, तो आप कैल्शियम लीजिए। तो ये जो कैल्शियम का जो कार्य है वो अस्थियों एवं दांतों के निर्माण के लिए कैल्शियम बहुत आवश्यक है, नितांत आवश्यक होता है। यह अस्थियों को दृढ़ता और मजबूती प्रदान करता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, गर्भावस्था, धात्री अवस्था में इनकी मांग बढ़ जाती है। वैसे तो खाली कैल्शियम की नहीं, हर चीज़ की ही मांग बढ़ती है, लेकिन इस समय कैल्शियम की अत्यावश्यक होती है। दूध के अंदर मैं आपको बता दूं कि जो अभी मैंने विटामिन सी बताया है, ये दूध में नहीं पाया जाता है, क्योंकि वो खट्टा नहीं होता। खट्टी चीज़ों में ही विटामिन सी पाया जाता है, लेकिन कैल्शियम जो होता है वो दूध की प्राप्ति का उत्कृष्ट साधन है, सबसे ज़्यादा उसमें पाया जाता है। वैसे सफ़ेद जितनी भी चीज़ें होती हैं उसमें कैल्शियम ज़रूर होता है। वाइट कलर की, जैसे कि अमरूद के अंदर का हिस्सा है, या और भी कई सफ़ेद रंग की सब्जियां होती है, हरी रागी होती है, सूखे मेवे होते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, इनमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम उपस्थित होता है। ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में के भोज्य विशेषज्ञों ने बालकों, वयस्क स्त्रियों एवं पुरुषों के लिए 400 मिलीग्राम प्रतिदिन इस खनिज लवण की प्रस्तावना की है। मतलब इतना तो कैल्शियम एक दिन की आहार तालिका में होना ही चाहिए। दही है, दूध से बने हुए जितने भी पदार्थ हैं, पनीर है, उन सब में ये पाया जाता है। तो अपन अलग अलग तरीके से अलग अलग रेसिपीज़ बनाकर, ये नहीं कि खाली दूध ही दूध पी रहे हैं, क्योंकि उससे भी क्या होता है कि अपन ऊब जाते हैं। तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि एक ही चीज़ को अपन कई तरीके से बनाने का तरीका सीख सकते हैं और बनाना चाहिए। और ये जो प्रस्तावना की है, गर्भवती माता और धात्री माता के लिए 1000 मिलीग्राम प्रतिदिन कैल्शियम की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? क्योंकि उस समय धात्री माता का तो दूध पी रहा होता है बच्चा, क्योंकि वो लैक्टेटिंग मदर होती है, दूध पिलाने वाली माँ होती है। तो बच्चा तो अपना दूध पी रहा है, लेकिन उसकी माँ जो होती है
उसकी बच्चे का भी जो होता है हड्डियां दांत मजबूत होते हैं, और साथ में माता के भी इसलिए इतनी ज़्यादा मात्रा रखी गई है। और साथ में जो ये गर्भवती माता है वो अपने गर्भ में शिशु को पाल रही होती है, तो इसलिए इसकी मात्रा इतनी ही बताई गई है। शिशुओं तथा किशोरों के लिए 500 मिलीग्राम तथा बालकों के लिए 600 मिलीग्राम प्रतिदिन इस विटामिन की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये बढ़ती हुई उम्र होती है। अब अपन आते हैं जो खनिज लवण है। अभी अपन ने पढ़ा कैल्शियम, विटामिन सी, खनिज लवण में कैल्शियम पढ़ा। अब अपन पढ़ते हैं फास्फोरस। कैल्शियम की भांति फास्फोरस भी अस्थियों एवं दांतों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसा माना जाता है कि शरीर में कैल्शियम की अपेक्षा 20% से अधिक फास्फोरस की आवश्यकता होती है। फास्फोरस अनाजों, दालों, सूखे मेवों, मूंगफली आदि में फाइटिन के रूप में उपस्थित रहता है। फाइटिन क्या होता है? फाइटिन मैंने बताया ना, घुलनशील अघुलनशील जो विटामिन होते हैं। तो फाइटिन एक अघुलनशील यौगिक होता है, मतलब अगर इसको आप पानी में डालेंगे तो ये ख़त्म नहीं होगा। फास्फोरस उस भोज्य पदार्थ में मौजूद रहेगा, जिसका अवशोषण शरीर में बहुत ही कम नहीं के बराबर होता है। साथ ही इन चीज़ों का बहुत कम एब्जॉर्प्शन होता है। साथ ही फाइटिन कैल्शियम एंड फास्फोरस के अवशोषण में भी बाधा पहुंचाता है। ध्यान रहे, दूध में उपस्थित फास्फोरस का अवशोषण शरीर में बहुत आसानी से नहीं हो पाता है। तभी आपने सुना होगा कि हमारे बच्चे को तो दूध से एलर्जी है, दूध पीते ही उल्टी कर देता है। कई बड़े लोग भी कहते हैं मैं दूध नहीं पी सकता, हमारे को प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसको अलग अलग रूप में अपन खा सकते हैं बनाकर, जैसे पनीर है, दही है, छाछ है, या और भी अतिरिक्त कई चीज़ें होती है, उस रूप में अपन खा सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है लोहा या आयरन, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। हर पोषक तत्व अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थिति रखता है शरीर की वृद्धि और विकास के लिए, और शरीर की रक्षा करने के लिए, शरीर का निर्माणात्मक करने के लिए, मतलब अगर कोई टूट फूट हो तो उसकी रक्षा करने के लिए, लोगों से लड़ने की क्षमता रखने के लिए। लोहा या आयरन, यह रक्त अल्पता एनीमिया से बचाव हेतु भोजन में लोहे का रहना अत्यावश्यक है। कई बार आपने देखा होगा अपन सप्लीमेंट्स के रूप में आयरन लेते हैं। गर्भवती माता को भी डॉक्टर आयरन प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप आयरन लेना शुरू कर दिया, क्योंकि इसके अभाव में अधिकांश शिशु, बालक तथा गर्भवती माताएं रक्त अल्पता, जिसे एनीमिया कहते हैं, रक्त की कमी के रोग के शिकार हो जाते हैं। यह हरी पत्तेदार सब्जियां, सोयाबीन, तिल, मांस, मछली, यकृत, गुड़ आदि में लोहा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहता है। हरी सब्जियां जैसे पालक वगैरह में भी रहता है, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए आप कि जो भी हरी पत्तेदार सब्जियां करें तो उसे साफ़ करके धोकर और फिर काटना चाहिए। काटने के बाद नहीं धोना चाहिए, पहले ही धो लेना चाहिए उनको। तो उससे क्या होता है कि लोहा उसमें रहता है, और बहुत ज़्यादा पकाना नहीं चाहिए, हल्का ही पकाना चाहिए, क्योंकि पकाने से भी एक तरह से उसका मर्डर हो जाता है और लोहा ख़त्म हो जाता है और खाली रफेज उसका बच जाता है। गुड़ बहुत ज़्यादा काम में लेना चाहिए, जैसे कि तिल के लड्डू बनते हैं, और तिल की कई मात्राएं होती हैं, तिल की और भी कई चीज़ें होती हैं, जैसे तिल पट्टी होती है, तिल के लड्डू होते हैं, आजकल तो ये सब कुछ मिल रहा है। तो ये सब आपको खाना चाहिए। और खाने के बाद में अगर आप थोड़ा सा टुकड़ा मीठा खाने की इच्छा है तो आप गुड़ का ले सकते हैं, उससे भी बहुत कुछ अपन को लोहे की प्राप्ति होती है शरीर को। अब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्चेस के भोज्य विशेषज्ञों ने 1993 में लोह तत्व की दैनिक प्रस्तावना, इस तालिका ये जो तालिका मैंने बताई है आपको, ये वाली जो तालिका मैंने आपको बताई है, तो इस तालिका के अनुसार, ये जो तालिका है इसके अनुसार अवस्था की कौन सी उम्र है और लोहे की प्रस्तावित मात्रा मिलीग्राम पर डे, कि लोहा कितनी मात्रा में
प्रतिदिन लेना चाहिए। जैसे पहले नंबर पे है वयस्क स्त्री, उसको 30 मिलीग्राम लोहा प्रतिदिन लेना चाहिए। वयस्क पुरुष को 28 मिलीग्राम प्रतिदिन अपने आहार में शामिल करना चाहिए, दैनिक आहार के अंदर। गर्भवती मात्रा को 38 मिलीग्राम पर डे, धात्री माता को 30 मिलीग्राम प्रतिदिन दैनिक आहार में शामिल करना चाहिए। अब आते हैं अपन बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में 1 से 3 वर्ष को बालक को 12 मिलीग्राम प्रतिदिन, 4 से 6 वर्ष को 18 मिलीग्राम प्रतिदिन, 7 से 9 वर्ष को 26 ग्राम प्रतिदिन। अगर लड़का है तो 10 से 12 वर्ष की उम्र में वो उसको 34 मिलीग्राम प्रतिदिन, और लड़की है तो उसे 10 से 12 वर्ष की तो 19 मिलीग्राम प्रतिदिन दैनिक आहार में शामिल करना चाहिए। अब आते हैं किशोरावस्था पर। किशोरावस्था में लड़का अगर है 13 से 15 वर्ष का तो 41 मिलीग्राम प्रतिदिन, लड़की है तो 13 से 15 वर्ष की तो 28 मिलीग्राम, लड़का 16 से 18 वर्ष का है तो 50 मिलीग्राम, लड़की 16 से 18 वर्ष है तो उसको 30 मिलीग्राम प्रतिदिन आहार में इनको शामिल करना चाहिए। तो ये बात जो है ये तो आपकी आती है कि आपको किस तरह से भोज्य पदार्थ में इसकी आवश्यकता की प्राप्ति करनी चाहिए। अब अपन आते हैं कि ये जो टॉपिक है अपना, ये अपना ख़त्म हो चुका है। अब कल अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। कौन है? सुमन, सुमन आजा। मैं लेक्चर दे रही थी, तेरी घंटी में आ गया। तेरी इसमें घंटी में मेरा लेक्चर आ गया। मैं पढ़ा रही थी। कोई बात नहीं। ये जो मैं पढ़ा रही थी ना तो कुछ बचता है ना तो वो इसमें आ जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, फ़ोन को तो बंद कर देते हैं जो कि किसी की घंटी ना आए, पर तेरी घंटी भूल गई। अच्छा, मेरे लेक्चर में। कोई बात नहीं। और बता क्या हाल है? बढ़िया है। क्या बनाएगी आज? क्या खाओगे? जो बनाएगी वही खा लूँगी मैं तो। हाँ बताओ, पहले क्या खाओगे? तू पहले खा फिर खाऊंगी। क्या खाओ? 1 मिनट रुक, मैं देखूँ कहीं मेरा ख़राब तो नहीं हो गया लेक्चर।